आज डीसी सर्विस शुरू करना है। ये क्या होगा? नहीं हुआ था लास्ट में, इतना ही क्वेश्चन हुआ। एक ही हुआ है, एक आध क्वेश्चन इसमें और आगे सब लोग अगला बंद कर लो तुम। अगले क्वेश्चन के लिए डायग्राम है, जल्दी से बनाओगे। जिसको कोई डाउट होगा डायरेक्ट हमसे पूछेगा, अपने आप में बिल्कुल नहीं पूछेगा। इसमें 4 प्लेट दिए गए हैं, इनको चार्जेस हम लोग दे रहे हैं कितना, 3Q -Q 2Q, और इसको भी हम लोग दे +2 या -2Q आ गया। एंड 1 प्लेट इज ग्राउंडेड, एक प्लेट को अर्थ कर दिया गया। अब इसमें सभी सरफेसेस पर चार्ज का वैल्यू बताना। फाइंड फाइनल चार्जेस ऑन ईच सरफेस ऑफ द प्लेट्स एज shown in figure। जब किसी एक प्लेट को ग्राउंड कर देते हैं तब आउटर मोस्ट सरफेसेस का चार्ज 0 होता है। तो हम लोगों को ये सबसे आउटर मोस्ट सरफेस का चार्ज 0 हो गया। अब ये अगर 0 है और इसको दिया गया था कितना, -2Q, इस वाले पर कितना आ गया, समझ गए, सामने वाले पर +2Q, इधर वाले पर इधर 0। कैसे, चार्ज कंजर्व होगा। जिस कंडक्टर को अर्थ करेंगे उस पर चार्ज कंजर्वेशन कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ये बताया गया था ना जी। तो ये अर्थ किया हुआ है, तो कैसे बोल सकते हैं कि इस पे चार्ज कंजर्व रहेगा। तो अब इस पे हमको नहीं पता है, तो हम लोग इधर से चलते हैं, इधर से तो कर सकते हैं। यहाँ पर
माइनस पी क्यू इधर अभी दोनों का चार्ज मिल गया कितना हो गया ये कितना गया था टोटल चार्ज 2 की दिया गया था ग्राउंड करने के बाद इस पे टोटल चार्ज क्या हो गया और एक कॉन्सेप्ट और बताया गया था कि दो कंडक्टर को जब कनेक्ट करते हैं दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है। उस पर भी एक क्वेश्चन लिख लेते हैं हो गए सब लोगों का। उसमें अब एक वहां क्वेश्चन कराया गया था ना उस वाले में स्फेरिकल वाले में कराया गया था उसको अब यहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं प्लेट वाले में। ये डिस्टेंस दोनों के बीच D1 और ये है D2 तीन प्लेट्स हैं 1 2 3 इसको हम लोग Q चार्ज दिए इसको माइनस Q और इसको PQ क्वेश्चन लिखे हैं 3 parallel plates are given charges as shown in figure 3 parallel plates are given charges as shown in figure 3 plates are given charges as shown in figure find final charges on each surface find final charges on each surface of the plates final charges on each surface of the plates if outer plates are connected by a conducting wire if outer plates are connected by a conducting wire तो ये 3 प्लेट्स हैं 1 2 3 ये इनको जब हम लोग कनेक्ट कर देंगे दिस इज 1 2 एंड 3 इसको दिया गया चार्ज था कितना Q माइनस Q और ये P ये गिवन चार्जेस थे। अब इनके आउटर मोस्ट सरफेसेस पर चार्ज का वैल्यू कितना लिख सकते हैं हम लोग सम ऑफ ऑल द चार्जेस बाय 2 मैंने बताया था कि जब आपस में कनेक्टेड भी होंगे तब भी वो फार्मूला आउटर सरफेसेस के लिए वैलिड है सिर्फ अर्थ वाले केस में नहीं वैलिड और अर्थ वाले केस में हमेशा क्या होता है आउटर मोस्ट सरफेसेस पर 0 होगा ये हमेशा होगा ये समझ आ गया। तो यहाँ पर आउटर सरफेसेस का चार्ज कितना हो गया VQ/2 और ये भी VQ/2 इस वाले पर कितना होगा क्या इस पे अब चार्ज कंजर्वेशन वैलिड है यस सर इस पे चार्ज कंजर्वेशन लगा सकते हैं
ठीक है। अभी यहाँ पर अभी ये कनेक्टेड नहीं है, तब यहाँ पर 3q/2 यहाँ है, यहाँ कितना है -q/+ q/2, इधर 3q/, और ये है +3q/2, और इधर ये है। तो यहाँ पर हम लोग तो कह रहे थे कि कंजर्वेशन अप्लाई कर लिए, क्या इस केस में भी कंजर्वेशन अप्लाई हुआ? तो अगर ये जो लोग हाँ बोल रहे हैं वो ये शायद भूल गए पहला वाला क्वेश्चन, ये जो कराया गया था कि दोनों का मिला करके चार्ज कंजर्व था, इंडिविजुअल में चार्ज कंजर्व आएगा था नहीं। जब कंडक्टर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे उस केस में दोनों का मिला करके टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा, किसी एक पर टोटल चार्ज कंजर्व नहीं रहेगा। समझ आएगा सबको? यानी कि इस पर हम कंजर्वेशन अब लगा ही नहीं सकते। तो अगर नहीं लगा सकते तो फिर यहाँ कितना चार्ज मानेगा ना, तो पता ही नहीं है कितना है तो क्या करोगे, कुछ वेरिएबल मान लिए, लेट अस सपोज दिस इज, तो जितना यहाँ पर आएगा सामने वाले को उतना माइनस, ये तो हमेशा होगा। लेकिन इस पे तो लगा सकते हैं, यहाँ कितना, और इसका माइनस टाइम्स यहाँ पर उसी का माइनस कर देते हैं, तो ये लिखने में दिखता है कि हाँ वो अपोजिट चार्ज है। अब हमारे पास एक ही यहाँ पर अननोन दिख रहा है, कौन? अब इस x अननोन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर डिस्टेंस d था, यहाँ पर डिस्टेंस d2 और d1। अब इस x को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? क्या दोनों का चार्ज कंजर्व करा दें? दोनों का चार्ज अगर कंजर्व कराएंगे क्या होगा? यहाँ का टोटल चार्ज कितना बचेगा? 3q/2 + x, यहाँ का टोटल चार्ज -x + q + 3q/2। तो x और ये x मिलकर तो कैंसिल हो गया ना। चार्ज कंजर्वेशन अभी भी टोटल मिला के कितना रहा है? 3q/2 + q, 5q/2, 3q/2, 8q/2, which is दोनों का मिला कितना अभी 4q है ना जी। तो हम लोग कह रहे हैं कि अब इससे तो नहीं मिलेगा। फिर अब यहाँ से यहाँ पर ये दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। अब सोचो कि ये इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन्स हैं, इनफाइनाइटली लार्ज, तो दो प्लेन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लिखना होगा, कैसे लिखोगे? E टाइम्स D, बिल्कुल। इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन्स हमेशा यूनिफॉर्म फील्ड प्रोड्यूस करता है, और यूनिफॉर्म फील्ड में दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस E × D लिखते थे। तो यहाँ पर हम लोग इन प्लेन्स के इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड से यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। समझ आ गया सबको? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1, यहाँ पर E1 और यहाँ पर E2। E1 का वैल्यू कितना होगा? देखो लिखेंगे तो सभी सरफेसेस की वजह से, लेकिन सिर्फ आएगा रिजल्टेंट इन्हीं दोनों का मिलाकर के, ये बताया गया, सिर्फ इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट मिलेगा, बाकी का कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बताया था कि नहीं बताया था? पिछले जो भी क्वेश्चन में उसे बताया गया था नहीं? कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह कैलकुलेट कराया गया था? बस एक पॉइंट पे कराया गया, एक पॉइंट पे कराया गया था। एक्चुअली ये यहाँ बताने का है ही नहीं है, तुमको बताया जा चुका है इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन्स का। तो ये तुमको खुद प्रैक्टिस होना चाहिए था कि ये प्लस सिग्मा और ये माइनस सिग्मा, इन दोनों की वजह से हर एक पॉइंट पर इस तरह क्वेश्चन तक कराया गया होगा, कराया गया था मुझे। तो ये क्या कराया गया था? इन दोनों की वजह से यहाँ फील्ड A B C,
इस वाले पॉइंट पर बी पर अगर देखें तो पॉजिटिव वाले की वजह से राइट साइड है सिग्मा बाई, और इसका भी राइट साइड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी दोनों का रिजल्टेंट सिग्मा बाई एप्सिलॉन सिग्मा बाई आएगा। यहाँ पर कैंसिल एक पॉजिटिव वाले का इसकी वजह से इधर राइट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि ई का वैल्यू क्या है, यानी इसके राइट साइड में जो भी रीजन है इसमें हमेशा जीरो मिला, यहाँ पर जीरो मिलेगा। और अगर ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड का होता तो, या सेम नेचर का ही है, तो सेम नेचर का ही है इनफैक्ट, ये दोनों जीरो हो जाएगा, सर ये वाला जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर दोनों लेफ्ट साइड में ऐड होगा, यहाँ पे दोनों राइट साइड ऐड हो जाएगा। समझ आ गया? यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होने वाला है। ये और ये दोनों सेम है, ये और दोनों इक्वल और अपोजिट हुआ, ये दोनों इक्वल अपोजिट हुआ। इस वाले पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इन दोनों का मिल करके यहाँ जीरो हुआ, वाले पॉइंट में जीरो था जी। तो इन दोनों का इक्वल और अपोजिट अगर है तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पर क्या है, जीरो। समझ आ गया? ये और ये दोनों सेम नेचर का, तो इन दोनों के बीच में पॉइंट हुआ ना इधर, तो इसका यहाँ पर लेफ्ट साइड में और इसका यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो इसका भी कैंसिल हो गया, इसका भी कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ यही दोनों, और ये पॉजिटिव वाले का राइट साइड और निगेटिव वाले का भी राइट साइड, तो दोनों ऐड हो गया। अभी समझ में आ गया सबको? तो इस रीजन में जो भी फील्ड आएगा सिर्फ इन्हीं दोनों की वजह से, इस वाले रीजन में जो भी फील्ड आएगा सिर्फ इन दोनों की वजह से, बाकी का कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से E1 का वैल्यू और E2 का वैल्यू कितना मिला? E1 इज x डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट a और 2 टाइम्स प्लस x बाय 2 एप्सिलॉन नॉट a, दिस इज x बाय एप्सिलॉन नॉट a। E2 का वैल्यू कितना? x माइनस 2 डिवाइडेड बाय, डायरेक्ट लिख लेते हैं, 2 एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन मिलके एप्सिलॉन हो जाएगा ना। इसलिए दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 कितना, E1 इंटू D1, और V2 माइनस V3 कितना, E2 इंटू V2, दोनों को ऐड कर दो। ये V1 माइनस V3 इक्वल टू E1 D1 प्लस V2, और अभी हम लोग कह रहे हैं कि 1 और 3 का पोटेंशियल फाइनली इक्वल है, तो लेफ्ट साइड जीरो हो गया। नोट करो, जल्दी से नोट करो पे इतना। और ये सब चीजें स्पीड अप तभी होगी जब प्रैक्टिस करोगे। जो क्वेश्चन या फार्मूला तुमको बताया गया है, थोड़ा अपना दिमाग लगाया तो उसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट उतना ही है। समझ गए ना? यहाँ पर बोला गया था कि V1 और V2 बराबर है, सॉरी V1 इक्वल टू x बाई 0 इक्वल टू E1 D1 प्लस E2 D। अब देखो कुछ लोग ज्यादा स्मार्ट जो होंगे वो लोग क्या करेंगे, अब इतना सारा लिखने के बजाय इस कॉन्सेप्ट को याद करेंगे। समझ गए? इतना सारा लिखने के बजाय ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। अब डायरेक्ट इतना लिखने के बजाय डायरेक्ट वो यही लिखेंगे, तो जो इतना सारा लिखेगा उसका टाइम बचेगा, जो डायरेक्ट इसको लिखेगा उसका टाइम बचेगा। अब इसी बात है, और ये तभी हो पाएगा जब बहुत सारा बार प्रैक्टिस करते रहोगे। चलो अब वैल्यू पुट करो यहाँ से।
और x का वैल्यू सोल्व करके बताओगे। अरे दोनों का वैल्यू पुट करो वहां पर, x का वैल्यू कितना आ रहा है। अब x का वैल्यू मिल गया तो सारा चार्ज तो मिल गया ना। E1 into D1, E1 का वैल्यू उधर था, x into d by epsilon naught a D1 plus x minus q into D2 epsilon naught a equal to 0। यहाँ से x times D1 plus D2 equal to D2 into q, x का वैल्यू q into D2 divided by D1 पर ये x का वैल्यू है। अब x का वैल्यू अगर मिल गया तो सारा वैल्यू मिल गया। अच्छा अब यहाँ पर चार्ज का जो ट्रांसफर होगा वो किधर से किधर, 1 से 3 या 3 से 1। अच्छा पूछा जाएगा कि इधर से इधर कितना चार्ज का ट्रांसफर होगा, तो क्या बताओगे। 1 से 3 में कितना चार्ज का ट्रांसफर, पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने। दो कंडक्टर को जब कनेक्ट किया तब बताया क्या था ना, एक से दूसरे की तरफ कितना चार्ज फ्लो करेगा, ये स्फेरिकल वाला में बताया गया था। बताया गया था नहीं, तो यही तो पूछ रहे हैं कि बताया गया था कि नहीं बताया गया था, कितना चार्ज का ट्रांसफर। हाँ ये ऊपर वाले क्वेश्चन में इसमें लिखा गया है कितना चार्ज का ट्रांसफर हुआ, ये बताया गया। ठीक है भाई, देखो चार्ज का ट्रांसफर बिल्कुल है तुम्हारे जेब में पैसे की जैसे, समझ गए। चलो थोड़ा हाँ, क्योंकि पैसे वाला हिसाब लोगों को जल्दी समझ में आता है, वही फिजिक्स केमिस्ट्री में आया तो नहीं समझ में आता है। भाई तुम्हारे जेब में 1000 रुपए हैं अभी योग के मूड में मत जो समझाने जा रहे हैं उसको समझो। तुम्हारे जेब में अभी हैं 1000 रुपए, घर गए तो जेब चेक किया उसमें बचे 500 बचे हुए, तो कुछ गायब हो गए। कितना कैसे पता चला, कैसे पता चला कि तुम्हारे पास 500 गायब हो गए। तो शुरू वाले में से लास्ट वाला जो बचा हुआ है उसको माइनस कर दिया, समझ गए। शुरुआत में जितना था तुम्हारे पास उसमें से 500 माइनस किया तब ना पता चला कि 500 गायब हो गया। वही चीज में यहाँ पर भी करना है। अब इसका टोटल चार्ज इनिशियली कितना था, दिया गया था मुझे। अब इसको कनेक्ट करने के बाद इसका टोटल चार्ज कितना है, समझ रहे। इसको कनेक्ट करने से पहले ये चार्ज था, अब इसको कनेक्ट करने के बाद इससे फाइनली ये दोनों मिला करके है। तो हम कहेंगे कि अगर ये कम हुआ इस वजह से तो कुछ चार्ज यहाँ से चला गया होगा, और अगर ये ज्यादा है तो कुछ वापस आ गया होगा, समझ आया कि नहीं। तो अगर हम लोग कहेंगे कि दिस माइनस दिस, तो ये क्या बोलेगा, इधर से चला गया, समझ आया। इनिशियल माइनस फाइनल, अगर इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं तो हम कहेंगे कि यहाँ से ये 1 से 3 की तरफ ट्रांसफर हुआ होगा। अब ये डिफरेंस Q इनिशियल माइनस ये जो डेल्टा Q है, इट मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, हो सकता है ना। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो हम जो कह रहे हैं वो सही है, और अगर नेगेटिव आया तो जो हम कह रहे हैं उसका उल्टा है, ना जी। तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन तो यही पड़ेगा ना, कि अगर पॉजिटिव है तो जो हम कह रहे हैं वो सही है या जो मान रहे हैं,
और नेगेटिव आया तो जो हम कह रहे हैं उसके अपोजिट है। समझ आ गया सबको? लिख लो इसमें चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम 1 to 2 3 चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम charge transferred from 1 to 3 after connection is charge transferred from 1 to 3 after connection is delta q equal to q initial minus q final और initial कितना है इसका कैपिटल Q माइनस फाइनल इज 3q/2 प्लस x। अब ये x का वैल्यू जो भी था आप पुट कर लेंगे कैपिटल Q माइनस 3q/2 प्लस q इंटू d d2 डिवाइडेड बाई d1 प्लस। आप इसको सिंप्लीफाई करके जितना आप सिंपल लिख सकते हो लिख लो। और इसको दूसरे नाम से भी बोला जाता है इलेक्ट्रिसिटी। डीसी सर्किट्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी। डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट, डीसी लिखा ऐसा मतलब डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्या होता है? एनी आइडिया? फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। करंट तो सब जो भी करंट है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होता है। डायरेक्ट करंट का मतलब क्या है? हाँ, डायरेक्शन। एक एसी सुना होगा, एक सुना होगा ना। एसी का मतलब अल्टरनेटिंग और डीसी का मतलब डायरेक्ट। अल्टरनेटिंग करंट में डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज होता है। जैसे कोई apparatus है अगर भाई ये कुछ देर के लिए इधर से इधर करंट फ्लो कर रहा है तो कुछ देर के लिए अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ये अभी चल रहा है, ये तुमको लग रहा है कंटिन्यूअस चल रहा है? नहीं चल रहा है। कितनी बार जल बुझ रहा है ये? 20 टाइम्स। हाउस होल्ड सप्लाई का फ्रीक्वेंसी एसी है बेसिकली। यहाँ क्या है? एसी अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिव में क्या होता है कि जो करंट होता है उसका फ्रीक्वेंसी जनरली 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 हर्ट्ज। यानी एक सेकंड में 50 बार पॉजिटिव और 50 बार नेगेटिव हो रहा है। समझ गया कि नहीं? तो एक्चुअली ये 50 बार जल रहा है और 50 बार बुझ रहा है एक सेकंड में। समझ गए? और हमारा आई का जो परसेप्शन है वो लगभग कितना 1/16 1/16 1/10 0.1 शायद होता है, 1/16 नहीं होता है। अब सोचो उससे कम टाइम में जले बुझेगा तो हमको पता ही नहीं चलेगा वो जल बुझ रहा है। समझा कि नहीं? अगर 0.1 सेकेंड जो भी था उससे कम टाइम में कोई चीज चेंज हो रहा है तो हमारे आई उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा।
खैर ये डीसी का मतलब क्या है, डायरेक्शन हमेशा एक ही बना रहे, ऑल द टाइम डायरेक्शन हमेशा सेम रहना है, भले ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। समझा गया? उसका मैग्नीट्यूड भले ही चेंज हो सकता है लेकिन डायरेक्शन हमेशा लिख लोगे, बस एक लाइन में लिखो डीसी। डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। इसमें बस डायरेक्शन ऑफ करंट रिमेन सेम। इसके आगे लिखोगे डायरेक्शन ऑफ करंट रिमेन्स सेम ऑल द टाइम। तो हम लोग कह रहे हैं कि इसका डायरेक्शन भी है और इसका कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा, फिर वेक्टर तो नहीं है ये, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। इसका जो एडिशन है करंट का वो हमेशा एक अलजेब्रा की तरह होता है। दैट मींस ये वेक्टर को या वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसमें डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। मतलब इस डायरेक्शन के करंट को हम प्लस 10 एम्पियर बोलेंगे तो इधर ये बोलेंगे, समझ आया कि नहीं? लेकिन इनका जो एडिशन होता है हमेशा अलजेब्रा की तरह होगा, इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है। चलो अब आते हैं करंट। व्हाट इज करंट? करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब इस पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के थ्रू कितना चार्ज यहाँ से 1 सेकेंड में ट्रांसफर हुआ उसी का वैल्यू है। समझा कि किसी पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के थ्रू पर सेकेंड क्रॉस सेक्शन, और इसमें करंट डिफिनेशन हम लोग लिखने जा रहे हैं। The rate of flow of charge through a particular cross section. The rate of flow of charge through a particular cross section. The rate of flow of charge through a particular cross section of a conductor is called current through the conductor. Through a particular cross section of a conductor is called current through the conductor. ये डायग्राम बनाएंगे। If dq charge flows in dt टाइम, कितने टाइम में? dt टाइम में, तो हम लोग कहेंगे कि जो करंट I का वैल्यू है कितना? dq by dt। दिस इज कॉल्ड इंस्टैंटेनियस करंट। इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टैंटेनियस करंट। और एवरेज करंट डेल्टा Q, एवरेज करंट I average equal to delta Q by delta T। SI unit of current ampere, it is coulomb per second or it is ampere, which is denoted by A।
गया सब लोगों का? साइन कन्वेंशन क्या है? पॉजिटिव चार्ज इसमें जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है करंट उसी डायरेक्शन में, समझ आया कि नहीं? जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा करंट उसी के डायरेक्शन में होगा, और निगेटिव चार्ज अगर फ्लो कर रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन। ये शायद पता भी होगा। लेकिन इसमें करंट हम होगा इस डायरेक्शन में। दिस इज कन्वेंशन। करंट इज और I is along the flow of positive charge, और यहाँ पर I is opposite to the flow of negative charge. Opposite to the flow of negative charge. ये कन्वेंशन है हम लोगों का। अभी हम लोग जो I लिख रहे थे, सिंस I इक्वल टू डी क्यू बाई, यानी Q वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या देगा? करंट। इट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ Q वर्सेस T ग्राफ, यानी Q वर्सेस T ग्राफ का जो भी स्लोप होगा तुमको क्या देगा? करंट का वैल्यू देगा किसी भी पॉइंट पर। This implies that dq equal to I into, और ये क्या देगा? This implies that total charge q equal to I versus T ग्राफ का ये एरिया हुआ T1 to T2, and this is area under I versus और I T ग्राफ। यानी कि I वर्सेस T ग्राफ का एरिया टोटल चार्ज फ्लो देगा, और Q वर्सेस T ग्राफ का स्लोप हमको I देगा। हो गया सब होगा? क्वेश्चन लिखोगे इस पर। देखो ये पहले से थोड़ा बहुत पता है, इसलिए थोड़ा जल्दी पढ़ना है, समझ? हाँ, तो लिखने का स्पीड थोड़ा सा बढ़ा लो, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत पहले से आइडिया है सब लोग। क्वेश्चन लिखें। Current flowing through a conductor. Current flowing through a conductor
current flowing through a conductor is I equal to 3t square minus 2t plus 4 coulomb per second. Coulomb per second, where t is time, where t is time, where t is time. Find charge flown through the conductor. Find charge flown through the conductor. Find charge flown through the conductor in time interval पहला इसमें आया टाइम इंटरवल t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1 सेकेंड एंड सेकेंड वन इज t इक्वल टू 1 सेकेंड टू और t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। ये दो इंटरवल दिया हुआ है। तो जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ तुम। करना क्या है, ये आई यहाँ पुट करोगे, इंटीग्रेट करोगे, जल्दी से बताओ। t स्क्वायर माइनस 2t प्लस इंटू dt इंटीग्रल पहला हम लोग का 0 से 1, पहले कितना रहा? 4 3 माइनस 2 3 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है, सही हो गया। दूसरे कितना 8। पहले वाले में कितने लोगों को मिल गया? ये आई थिंक सब लोगों को मिल गया। जो इंटीग्रेशन इसका t क्यूब माइनस t स्क्वायर प्लस 4t और 0 से, तो लोअर लिमिट तो सब में 0 हो गया, तो 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 विच इज 4, यानी कि ये इतना कूलम चार्ज फ्लो कर गया। दूसरे वाले में यही लिमिट हम लोग 1 से 2 कर देंगे, कितना आ रहा? 8। सेकेंड के लिए Q का वैल्यू 1 से 2 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4 dt, t क्यूब माइनस t स्क्वायर प्लस 4t 1 to 2 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1, ये डाल क्या था?
अगला क्वेश्चन लिखोगे। बीच में भी 1 सेकंड लगा रहा है, कौन है? अरे तो हमारे सॉल्व करने से पहले तुम्हारा होना चाहिए था। बता रहा है कि 1 सेकंड। I वर्सेस टी ग्राफ, I वर्सेस टी ग्राफ हम लोगों का दिया हुआ है। ये है टी नॉट और फ्री टी नॉट एंड दिस वन इज आई नॉट। ये है 0। ये डायग्राम बना लोगे जल्दी से और क्वेश्चन लिख लो। डायग्राम बन गया तुम लोगों का? क्वेश्चन लिखें। वेरिएशन ऑफ करंट विथ टाइम, वेरिएशन ऑफ करंट विथ टाइम इज शोन इन फिगर। Variation of current with time is shown in figure. Find the amount of charge flown through the conductor. So आपको -8 होगा क्या? Find -8 होगा कौन सा? 8 कूलम लिखा इसमें हाँ। ये वाला माइनस यहाँ। अच्छा -8 है। सब लोगों का 8 आ रहा है जी। अभी सब लोग बोला था तो हम लिख दिए थे। देख लो भाई, एक बार चेक कर लो। ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा आना चाहिए। ये तो कम है, ज्यादा हो प्लस ही आना चाहिए। अरे देखो, अगर डाउट हो रहा है तो उसी टाइम अभी क्वेश्चन के ब्रेक में तुम थोड़ा सा ब्रेक ले लो। हाँ सर, बोलिए बोलिए। क्या बोल रहे थे जी? अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू द कंडक्टर इन टाइम इंटरवल, t equal to t naught to t equal to 2t naught। t equal to t naught to t equal to 2t naught। अमाउंट तो बताएंगे। टाइम इंटरवल t is equal to t naught, t is equal to 2t naught। स्किप कर दिया है। I naught t naught by 2, ये बोले। और किसी का? भाई t naught से 2t naught, तो अगर हम लोग कहें कि ये t naught है और ये 2t naught है, तो ये वाला हम लोगों का एरिया अंडर द कर्व चाहिए। यही चाहिए। This is t naught and this one is, ये वाला एरिया तुमको कैलकुलेट कर देना है। वैसे ये जो वैल्यू है कितना है, और ये वाला जो वैल्यू है कितना है? ये आई नॉट है ना जी, ये वाला कितना होगा? यानी इसका हाइट, क्योंकि इस एरिया को निकालने के लिए ट्रेपेजियम दिख रहा ना,
इसमें ट्रेपेजियम का एरिया हम लोग को निकालने के लिए दोनों साइड चाहिए, तो जब तक ये दोनों वैल्यू मिलेगा नहीं तब तक तुम एरिया नहीं निकाल सकते। ये दोनों लेंथ कितना है, मतलब ये आई नॉट के टर्म में होगा 2/3, ये 2I0/, और ये I0/, I0 T0/2 आ रहा है। अच्छा पहले ये कितने लोगों को समझ में आ गया, ये दोनों वैल्यू ये जो लिखा हुआ है, और तुम लोग समझो। चल भाई ध्यान दे। अब ये मत बोलना ये फिजिक्स है, ये बिल्कुल नहीं फिजिक्स है। हाँ, इसमें फिजिक्स का कोई लेन देन नहीं है। तो कहने का मतलब है जब मैथ आएगा तब फिजिक्स आएगा, समझ गए? जब तुमको मैथ आएगा तब फिजिक्स आएगा, मतलब हुआ क्योंकि जब तक ये कैलकुलेट नहीं करोगे तब तक करंट मिलने वाला, चार्ज मिलने वाला नहीं। ध्यान दे, I1 जैसे ये हम लोग का एंगल थीटा, इसमें ये डिस्टेंस या ये वाला जो टाइम इंटरवल है कितना है, I1/T0 इज टाइम थीटा। इस वाले में अगर देखें तो ये है 2T0, I2/2T0 इज ऑल्सो tan थीटा, और पूरा बड़े वाले में I0/3T0। तो हम लोग कहेंगे कि tan थीटा का जो वैल्यू है it is I0/3T0 which is I2/2T0 and it is I1/1। तो इसको जब इक्वेट करेंगे तब, और इसको इक्वेट करेंगे तो I1 I2 का वैल्यू मिल जाएगा। समझ आया सबको? तो हम लोग कहते हैं कि एरिया डेल्टा Q इक्वल टू या Q इज I वर्सेस dt विच इज एरिया अंडर I वर्सेस t ग्राफ। ये अभी हम लोग का कितना 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स 2I0/3 प्लस I0/3 इंटू T0 कितना है ये I0 T0/। ये तो एक तरीका हो गया, और नहीं तो करंट अगर दिया है तो करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पहले मिलेगा, तब इसमें रख के इंटीग्रेट करेंगे। कहाँ तक T0 से 2T0, तो पहले उसका इक्वेशन लिखो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, लिखोगे इसका इक्वेशन लिखेंगे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तब मिलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल, this is Q versus T graph। ऐसा ही कुछ है।
डायग्राम में इसको हम लोग क्या तो क्यू नॉट से सेट बनाएंगे जो क्वेश्चन नोट करोगे 10 कूलम से स्ट्रेट लाइन बचा कर रखने के बाद से उड़ा दें ये बचे हॉरिजॉन्टल लाइन ट्रेस बनाएंगे जेट इंक्लाइन और ये इंक्लाइन बड़ा छोटा सा फर्क है सारा दे रहे हैं क्वेश्चन नोट करोगे Charge flowing through a conductor is shown in figure. Charge flowing through a conductor with time लिख लें. With time is as shown in figure. Charge flowing through a conductor with time is as shown in figure. Find current through the conductor. Find current through the conductor at t equal to 1 second, t equal to 2.5 second, ऊपर लिख रहे हैं कहाँ का सोचिए t equal to 4.5. ये तीन इन सब टाइम इंस्टेंट पर हमको करंट का वैल्यू बताना है. इसमें हम लोगों को क्या बताना है? ये नहीं दिया हुआ, ये मतलब है ग्राफ, लेकिन ये दिया हुआ नहीं. मतलब आप है लेकिन आप है कैसे बताएं? ठीक है, करंट इसमें हमको बताना है. आई का वैल्यू क्या होगा? अभी बताया था मैंने, इट इज स्लोप ऑफ क्यू वर्सेस टी ग्राफ. इसीलिए हमने कहा ना कि तुमको मैथ आना चाहिए फिजिक्स आने से. अब ये दे रखा है, इसके बेसिस पे तुम ये कैलकुलेट कर सकता है. मतलब ये दे रखा है तो ये कैलकुलेट नहीं हो जाएगा.
करंट का वैल्यू कहा इतना कष्ट दे के झेल रहा भाई, बीच में है पीछे। अरे जो पिलर के पीछे बैठा हुआ है, हाँ, एक तो छोटा है ऊपर से सबके पीछे बैठ गया। दिख रहा है ये? दिख रहा है तो इसका वैल्यू बताओ जरा। ये लोअर वैल्यू कितना होगा? वो पहले हल्ला बंद करो, उससे पूछ रहे हैं। चल होगा, जल्दी से बता, इतना टाइम नहीं है। इसका वैल्यू कितना लिखेगा? किसी को आंसर नहीं आता तो इतना टाइम लग रहा है जी? अच्छा, कितने लोग बता सकते हैं? हाथ थोड़े जरा, इसका वैल्यू कितना है? बताओ बाबू, तो बताओ तो। 10 ही होगा, 10 ही होगा। हाँ 10 क्यों? 10 क्यों होगा? अरे उसको बोलने दो भाई। बाकी सब लोग बोल रहा है, वो उसको नहीं बोलने दे रहा। जो भी 10 बोल रहा था, ये क्यों 10 होगा? वो सिमेट्रिक है, ये सिमेट्री है। ऐसे थोड़ी ना सिमेट्रिक है। नहीं, बिल्कुल उसका भी कहना सही है, सिमेट्री दिख रहा है। ये और ये सिमेट्रिक नहीं है जी। नहीं तो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल सिमेट्रिक है। 1 यूनिट इधर भी है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, तो ये हाइट और ये हाइट बराबर नहीं होगा। इधर 10 है तो इसका माइनस वैल्यू कितना है? -10 है। अब इधर सब लोग क्या खिलखिला दिख रहा है? नहीं, चेहरा खिलखिलाओ मत, अभी मुरझाने का टाइम है। तो कहने का मतलब थोड़ा बहुत मेहनत करो, ठीक है? ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं है, ये छोटी छोटी चीजें मिला करके ही बड़ी बनने वाली है। अब ऐसा नहीं कि ये सब किसी को नहीं पता है, इसमें से कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जिसको ये नहीं पता हो, समझा कि नहीं? बस हमारा उस पर ध्यान नहीं जा रहा, क्यों? प्रैक्टिस में नहीं है। तो प्रैक्टिस में लाने के लिए उस पर थोड़ा सा रिपीटिशन की जरूरत है, या उस पर प्रैक्टिस की जरूरत है। चलो अब आंसर बताओगे? आई एट टी इक्वल टू 1 कितना है ये? 0। सेकेंड इज टी इक्वल टू कितना बोलोगे? 2.5। इट इज -10/1 विच इज -10 एम्पियर। और थर्ड होगा आई एट टी इक्वल टू 4.5 और इसका स्लोप उतना ही प्लस में दिखेगा 10/1 विच इज +10 एम्पियर। अब ये माइनस साइन ये बता रहा है कि डायरेक्शन जो भी करंट का है वो अपोजिट है। ये वाला इसके अपोजिट डायरेक्शन में है ना। हो गया सब लोग का? चलो भाई, इसके आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हाँ, सही था मेरा। होता ये वाला इसका ही, इसका या इसका? किसका? इस वाले का ना। हाँ, तो इस वाले की लाइन का इक्वेशन क्या होगा?
1 by 4 and 2 1 by 10 यानी y इक्वल टू -10 ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 2 पर 10 वैल्यू है, x इक्वल टू 1 पे कितना है? सॉरी इसका लाइन का इक्वेशन x इक्वल टू 3 पर 0, x इक्वल टू 4 पर आ तो गया। ठीक है ना, बनाया सही करके गलत कर दिया जो क्या क्वेश्चन क्या है? इस लाइन का इक्वेशन लिखा, ये सही है, हर एक पॉइंट सेटिस्फाई किया। अब क्या इसमें तो ये 4.5 यहाँ है। और दूसरी चीज, अब ये 4.5 पे हम लोगों का जो वैल्यू है, 4.5 पे वैल्यू, ये वैल्यू नहीं चाहिए हमको। तुम इक्वेशन लिख के कैलकुलेट करेगा तो ये वैल्यू बताएगा 4.5, समझ गए? हमको वैल्यू नहीं चाहिए, इसका स्लोप प्लस चाहिए। अगला हेडिंग लिखोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? तो हम लोग कहते हैं कि जब पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टर के क्रॉस अप्लाई किया जाता है तो उसमें करंट फ्लो करता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस जहां होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ध्यान सुन लेंगे, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ ये V1 और ये दिस इज लेस देन V1, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर में रेस्ट पर है नहीं, क्या कर रहा है? रैंडम मोशन में है। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था तब भी ये रैंडम मोशन है, समझ आई कि नहीं? अब पोटेंशियल डिफरेंस जब नहीं अप्लाई करते हैं तो इनका जो मोशन कुछ रैंडम इस तरह से है कि नेट चार्ज ट्रांसफर टू एनी क्रॉस सेक्शन इज ऑलवेज जीरो। यानी कि किसी भी टाइम इंटरवल में कोई चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन के थ्रू पास नहीं कर रहा है नेट में, इसलिए हर एक पॉइंट पर करंट हर एक पॉइंट पर करंट का वैल्यू क्या है? When no potential difference is applied। अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस जब अप्लाई किए तो इनमें हम लोगों का जो इलेक्ट्रॉन है, अब इन सब पे फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। अब इन पे जो फोर्स लगेगा इधर आएगा ना जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा। अब इनकी वजह से इनके वेलोसिटी चेंज होंगे और एवरेज वेलोसिटी जो होगा, अब हम कहेंगे कि एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं है। जब नहीं था तब ना एवरेज वेलोसिटी जीरो था सबका, समझ आया कि नहीं? अब हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो हम लोग कहेंगे कि इन सबका एवरेज वेलोसिटी अब नॉन जीरो है, दैट मींस इट इज समथिंग टुवर्ड्स लेफ्ट। तो इनका एवरेज वेलोसिटी जो भी है इसी को हम लोग क्या बोलना है? और एवरेज वेलोसिटी का मतलब हम लोग ये कंसीडर करेंगे कि हर एक इलेक्ट्रॉन उसी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। एवरेज का मतलब क्या होता है? किसी का एवरेज स्पीड निकाल रहा है, इसका मतलब क्या है? बहुत सारी चीजों का एवरेज स्पीड। तो हम मान रहे हैं ना कि हर एक किसी उसमें एक ही स्पीड से चल रहा है। तो हम लोग ये जो ड्रिफ्ट स्पीड है ये मानते हैं कि हर एक इलेक्ट्रॉन उसी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है इनसाइड द कंडक्टर। लिखे इसमें हेडिंग लिखा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, and
and this is denoted by VD. इसको हम लोग डिनोट करते हैं VD से। लिखिए इसमें the average velocity of all the electrons, the average velocity of all the electrons the average velocity of all the electrons inside a conductor is always zero. Sorry, is always zero नहीं, क्या बोल रहे थे? Is always अरे ये तो जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई था तब ना, अभी डिफिनीशन हम लोग लिख रहे थे। वो तो अपन पता डिफिनेशन लिख रहे हैं। Average velocity of all the electrons is called drift velocity. अरे always नहीं, is called drift velocity. तो दोबारा बोलेगा तो The average velocity of all the electrons inside a conductor is called अरे ऑलवेज काटना नहीं, is called drift velocity. मतलब ध्यान खुला नहीं है। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। When no potential difference is applied, I equal to 0 हुआ। अब I equal to 0 का मतलब क्या है? This implies that no net charge transfer through any cross section. And this implies that initial average velocity u1 plus u2 up to un, मान ले n electrons हैं, divided by n, and this is equal to 0. और ये पहला हम लोगों का कंडीशन में है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं कर रहे हैं तब उस केस में। हाँ, एक केस में हम लोग पहले कि जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया तो इनिशियल एवरेज वेलोसिटी तो जीरो होना चाहिए। अब कह रहे हैं कि जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उस केस में when a potential difference is applied ये डायग्राम बनाओगे। ये V1 और V2 ये पोटेंशियल है। V1 V2 क्या था? तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस दिख रहा है ना। ये V1 हमने लिखा है, V2 इज लेस देन, तो यहाँ से यहाँ एक पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या बोलना चाह रहे हैं? कुछ बोलना चाह रहे हैं?
डायरेक्शन में। क्यों? मान लो कि एक बॉडी इधर मूव कर रहा है और इस पे हम इधर फोर्स लगाना शुरू करें तो अब इधर मूव करने के बजाय इधर मूव करने लगेगा। हाँ? ऐसा तो नहीं होगा ना जी। हाँ, इलेक्ट्रॉन पे, हर एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स सेम डायरेक्शन में, विच इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये समझ आएगी नहीं सबको? लेकिन ऐसा नहीं है कि सबका अब अचानक से वेलोसिटी अब इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अरे किसी और डायरेक्शन मूव कर रहा था ना जी, रैंडम मोशन कर रहा था। फोर्स जब एक ही डायरेक्शन में लगेगा तो अब धीरे धीरे चेंज होगा ना ये। इस साइड का लिखते हैं सब लोगों ने। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो फाइनल वेलोसिटी। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन, जैसे ये इसका हमने वेलोसिटी देखा, ये जब तक हम लोगों का किसी से कोलाइड नहीं करता है, ध्यान सुनेंगे, जब तक ये किसी से कोलाइड नहीं करता है तब तक ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलता रहेगा, यानी यही फोर्स लगता रहेगा ना। और कोलाइड करेगा तो कुछ और फोर्स लग जाएगा। ये समझ आएगी नहीं? तो जब तक ये किसी से नहीं कोलाइड करता है हम कहेंगे कि इसका मोशन फ्री हो रहा है, यानी फ्रीली मूव कर रहा है विदाउट एनी इंटरैक्शन। अब उसमें यहाँ से यहाँ अगला जो टाइम है कोलिजन वाला, इस टाइम को बोलते हैं हम लोग फ्री टाइम, यानी कि जब तक जितनी देर के लिए फ्रीली मूव करेगा उसको हम बोलते हैं फ्री टाइम। ये समझ आ गया? तो इस पहले वाले का फ्री टाइम के बाद वेलोसिटी, या फ्री टाइम में वेलोसिटी कितना हो गया? अरे v इक्वल टू यू प्लस एटी लिखते हो ना जी। फाइनल वेलोसिटीज are v1 equal to u1 plus a into t1। पहला वाला इलेक्ट्रॉन t1 टाइम के लिए फ्रीली मूव किया, उसी तरह से दूसरे वाले का u2 plus a into t2। इसी तरह से n इलेक्ट्रॉन थे तो n इलेक्ट्रॉन्स का फाइनल, nth इलेक्ट्रॉन का फाइनल वेलोसिटी un प्लस एक्सेलरेशन इनटू tn। ये समझ में आएगा सबको? यहाँ पर एक्सेलरेशन सबका एक ही होगा और एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना? QE by m लिखेंगे, QE by m, वो बाद में लिखेंगे। वैसे भी यहाँ पर एक्सेलरेशन का वैल्यू लिख लेते हैं डायग्राम के पास, QE डिवाइडेड बाई, यहाँ पर Q का वैल्यू क्या है? माइनस ई डिवाइडेड बाई, ये हम लोगों का एक्सेलरेशन का वैल्यू है। अब इस फाइनल वेलोसिटीज का एवरेज कितना है? दैट्स व्हाई v एवरेज इट इज v1 प्लस v2 अप टू vn डिवाइडेड बाई, ये होगा u1 प्लस u2 अप टू un प्लस a टाइम्स t1 प्लस t2 प्लस अप टू tn। और इसमें n डिवाइड करना है, इधर भी n डिवाइड कर लेते हैं और इधर भी कर लेते हैं। इसमें अभी हमने T1 T2 जो बोला था वो क्या था? फ्री टाइम, हर एक इलेक्ट्रॉन का फ्री टाइम, और ये सभी फ्री टाइम का एवरेज दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग मीन फ्री टाइम। दिस टाइम इज कॉल्ड मीन फ्री टाइम, या यूं कहें कि एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन। समझ गए? V एवरेज इक्वल टू क्या, ये वाला टर्म जीरो है, इट इज 0 प्लस a इंटू V एवरेज, और इसी को हम लोग लिखते हैं V एवरेज
इक्वल टू ए इंटू टाउ। एवरेज टाइम को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं। दिस टाउ इज कॉल्ड मीन फ्री टाइम, जो कि टॉर्क डिनोट करते थे उधर, अभी यहाँ पर उसको हम लोग मीन फ्री टाइम डिनोट करेंगे। मीन टी एवरेज एंड दिस इज कॉल्ड मीन फ्री टाइम। इधर डायग्राम कंप्लीट हो गया। भाई वापस इस ए का वैल्यू वहां पुट कर दो। और अभी हमने कहा था कि इसी एवरेज वेलोसिटी को क्या बोल रहे थे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दैट्स व्हाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज vd equal to a into tau, and this is minus e into tau divided by m into d. माइनस साइन क्या बता रहा है जी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑलवेज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। माइनस साइन तो ये होता है ना। तो जिधर पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग अप्लाई किए हुए हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे। मैग्नीट्यूड इसका कितना हो गया? एंड vd मैग्नीट्यूड which is simply denoted by vd is e tau divided by m into this is the magnitude of drift velocity. हो गया? अब हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट जो भी था कि इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर मूव करेगा तभी करंट फ्लो करेगा। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट होने की वजह से ही करंट फ्लो कर रहा है। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट होने की वजह से करंट फ्लो करेगा। दैट मींस देयर विल बी रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिलेशन क्या है ये हमको लिख दिया सब लोगों ने। हेडिंग लिखोगे रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। Relation between drift velocity and current. भाई इलेक्ट्रॉन हम लोग जानते हैं कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो कंडक्टर में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन है? तो हम लोग कहेंगे कि अगर भाई कंडक्टर का साइज छोटा है तो इसमें कम इलेक्ट्रॉन होंगे, बड़ा है तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, इसके हर एक यूनिट वॉल्यूम में हम लोगों का एक फ्री इलेक्ट्रॉन कितना है वो डिफाइन करते हैं। समझ आ गई? हर एक कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं और उसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये समझ आ गया सबको? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड
फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और सिंपली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, the number of free electrons per unit volume of conductor, the number of free electrons per unit volume of a conductor, the number of free electrons per unit volume of a conductor is called free electron density. Is called free electron density. हो गया सब लोग का? तो अब ये कंडक्टर हम लोग ले रहे हैं और ये स्मॉल इसका सेक्शन हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज, इसको हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ तो एक छोटा सा हम लोग सेगमेंट, ये छोटा सा वॉल्यूम कंसीडर किए, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? अरे हर एक इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें जितना इलेक्ट्रॉन है वो सारा इलेक्ट्रॉन ऑन एन एवरेज सभी बीडी से चल रहा है। सभी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? बीडी से चल रहा है, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि जितना भी इलेक्ट्रॉन है सभी इसका एवरेज वेलोसिटी का ही है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? अब हम लोग कहेंगे कि इस पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से जितना चार्ज 1 सेकेंड में ट्रांसफर हो जाएगा, ध्यान सुनना, इस पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में जितना चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा वही इसमें करंट कहलाएगा। तो हमको यही निकालना है कि 1 सेकेंड में यहाँ से कितना चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वल टू n पर मीटर क्यूब। ये अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोगों का vd है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज vd, एरिया क्रॉस सेक्शन ए दिया रहा है, चलो यहां से 1 सेकेंड में कितना चार्ज ट्रांसफर होगा? अरे ये जो वॉल्यूम दिख रहा है, ध्यान सुन ले, ये जो वॉल्यूम दिख रहा है, मान लो यहाँ से t टाइम में पास कर जाएगा, कितना? और इसमें पूरा चार्ज कितना है? हम करंट का वैल्यू यहाँ कितना बोलेंगे? Q बाई टी, समझ गए? तो ये Q मिल जाएगा तो हमको करंट मिल जाएगा ना, तो बस यही Q निकालो। तो भाई कौन बताएगा? Q इक्वल टू एन ई से, हाँ, तो वहां तो Q इक्वल टू एन ई के लिए हम लोग पता करते थे कि चार्ज जो भी गिवन है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, लेकिन ये तो हमको चार्ज ही नहीं पता है ना, यही तो इन टर्म्स ऑफ ई निकालना है, समझा क्या? यही चार्ज इन टर्म्स ऑफ ई निकालना है, जिसमें यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन कितना है? n, समझ गए? डेंसिटी इनटू, बिल्कुल सही है। निकालने बोले निकालो।
क्यू क्या होगा? लेंथ हमने कहा ना कि अभी ये पूरा का पूरा हो जाएगा, तो हमने कहा ना कि पूरा का पूरा चार्ज यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है कितने टाइम में? टी टाइम में। तो ये टी इक्वल टू 0 पे क्रॉस किया खगोल वाला। और ये टी टाइम बाद क्रॉस किया, तब ना ये पूरा चार्ज ट्रांसफर हुआ यहाँ से टी टाइम में। ये समझ आ गया सबको? तो अगर ये टी टाइम में अगर यहाँ से ट्रांस या क्रॉस करना है इसको, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? बी टी इंटू टी होगा ना जी। तो ये लेंथ तो तुमको पता ही है, बी डी इंटू टी। इसमें ये थोड़ा इलेक्ट्रॉन इसमें बना लेते हैं। ये डायग्राम में इंडिकेट करो। इलेक्ट्रॉन अगर राइट वर्ड ड्रिफ्ट हो रहे हैं तो करंट किधर होगा? दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। राखी बांधेगा। तो वॉल्यूम ऑफ द सेक्शन कितना है जी? गॉडजिला फंडर। वॉल्यूम ऑफ सेक्शन इज गॉडजिला फंडर। A into VD into T, जैसे द वॉल्यूम। और इतने वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन? यूनिट वॉल्यूम में n था ना, इसमें n से मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग कहेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन passing through cross section, passing through the cross section capital N, it is N into A VT into T। इतने इलेक्ट्रॉन हम लोगों के क्रॉस कर जाएंगे पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन इन टाइम टी कर देते हैं, इन टाइम टी। Charge passing through the section in time t। Q का वैल्यू कितना? अरे n इंटू ई, इतने इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना है? E, n इंटू ई हो गया ना। यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, इट इज एन ई ए बी डी इंटू दिस इज क्यू। दैट्स व्हाई करंट आई इक्वल टू क्यू बाई टी हो सकते हैं, या इसी को हम डी क्यू बाई डी टी भी लिख सकते हैं। तो क्यू बाई टी का वैल्यू कितना? इट इज एन ई ए इंटू PD. This is the relation between current and drift velocity. ये कार्बोनेट क्वेश्चन पूछा जाता है।
U is equals to ये तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो वेलोसिटी किसी से नहीं होगा। हो गया सब लोगों का? पहले कर दोगे तो करंट डेंसिटी का नाम सुना है? करंट डेंसिटी का नाम सुने हो पहले कभी? नहीं। कोई सुना है? एनीवन? कोई नहीं सुना जी? भाई यहाँ पर पूरे क्रॉस सेक्शन के थ्रू करंट कितना है? आई है ना जी? इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू, ए एरिया के थ्रू करंट आई है, तो यूनिट एरिया के थ्रू कितना करंट जा रहा है? यानी यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी। समझ गए? यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना करंट पास कर रहा है, दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर है। अभी वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन किधर है? इट इज ऑलवेज अलोंग द करंट। इसका डायरेक्शन हमेशा करंट के डायरेक्शन में होता है। ये कंप्लीट हो गया सब लोग का? अगला हेडिंग है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी जे, ये जे से हम लोग डिनोट करते हैं। 11th में जे से इम्पल्स डिनोट किया जाता था, एंगुलर इम्पल्स। ठीक है, इसमें the current passing through unit cross section area the current passing through unit cross section area the current passing through unit cross section area perpendicular to the flow of current the current passing through unit cross section area perpendicular to the flow of current is called current density. Is called current density. Its direction is always along the current. Its direction is always along the current. जैसे अभी हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर ये हम लोग कंडक्टर कंसीडर किए थे, और इसमें मान लेते हैं करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हर एक पॉइंट पर करंट डेंसिटी का जो डायरेक्शन हो गया है करंट के डायरेक्शन में, समझ आ गई? अब इसके हर एक पॉइंट पर करंट डेंसिटी का वैल्यू अगर सेम है, समझ आ गई? हर एक पॉइंट पर इसका एरिया ए, हर एक पॉइंट पर करंट डेंसिटी का वैल्यू अगर सेम रहा तो टोटल करंट थ्रू द सेक्शन इज I इक्वल टू A इंटू। लेकिन अगर हर एक पॉइंट पे नॉन यूनिफॉर्म रहा तो पहले छोटा सा एरिया लेंगे D, और यहाँ पर करंट डेंसिटी है J, तो पहले इतने के थ्रू हम करंट निकालेंगे और इसी को इंटीग्रेट करेंगे पूरे सेक्शन के लिए। समझ आ गया कि नहीं? दिस इज
for uniform current density. And this I equal to J dot dA. This is for non-uniform. Non-uniform current density. इस तरह का फार्मूला हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में देखे थे। कहाँ पर? फ्लक्स की कैलकुलेशन में देखे थे। हाँ, यूनिफॉर्म के लिए डायरेक्ट ए और ई मल्टीप्लाई हो रहा था, नॉन यूनिफॉर्म में ये कर रहे थे। सेम चीज यहाँ पर। अभी हम लोग क्या देख रहे थे? यूनिफॉर्म। अगर हम लोग ये करंट का वैल्यू जो लिखे थे, अभी कितना लिखे थे? I equal to N E A into that's by J, which is I by A. ये हो गया N E into, तो ये हम लोगों का N और या ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में करंट डेंसिटी हो गया। ये कभी कभी यूज होता है फार्मूला, शायद दोनों से एक ही है। ओ याद आंदे सुने, ये अभी लिखे थे ना, इसमें अभी हमने कहा था कि ये तभी चीज हम तभी लिख सकते हैं जब ए इस फ्लो के क्या रहे, परपेंडिकुलर। समझ आया कि नहीं? हाँ, ये फार्मूला हम तभी लिख रहे थे जब ये हम लोगों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हमेशा फ्लो के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इसमें ज्यादा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको ये परपेंडिकुलर कर दो। ये जो अभी एरिया लिखे थे ना, इसको ए परपेंडिकुलर, और इसमें हम लोगों का ये एरिया जो था इस करंट के परपेंडिकुलर ही था। इसमें परपेंडिकुलर नहीं लिखना, बस वहीं पे लिखना। नॉन यूनिफॉर्म वाले में यहाँ पर एरिया ए, अभी डॉट प्रोडक्ट के टर्म में लिखा हुआ था तो कुछ भी हो सकता है, नहीं समझे? और इसमें हम लोग का ये डॉट डी लिखा हुआ है ना, मान लो ये क्रॉस सेक्शन ऐसे है, ये कुछ क्रॉस सेक्शन इस तरह का, इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, तो इस पॉइंट पर करंट डेंसिटी इस डायरेक्शन में है। हेलो, बात बंद कर लो। करंट डेंसिटी इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर हो गया, तो इधर या तो इधर। तो जनरली हम लोग कुछ इस तरह से लेते हैं कि दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है पॉजिटिव वैल्यू दे, तो ये क्या हो गया? ये वैसे एरिया दिख नहीं रहा,
इसका लंबा डायग्राम बनाने का मतलब यूनिट डायग्राम बनाइएगा अच्छे से। अब दिख रहा है ये। स्टार्ट हो गया। ये हम लोगों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि इसका दो कंपोनेंट है, एक परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट और एक पैरेलल टू द फ्लो ऑफ करंट। इस एरिया का दो कंपोनेंट, एक परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट और एक, वैसे ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला एरिया कितना, ये वाला कितना, दिस इज a cos theta and this one is a sin theta। क्योंकि हम लोग का ये जो एंगल आएगा, ये कौन सा, ये वाला एंगल थीटा आएगा, तो इसका एरिया a था, तो ये a cos थीटा होगा और ये a sin थीटा होगा। तो अभी हमने कहा कि I इक्वल टू क्या था, J इंटू, क्या ये a cos थीटा है, J इंटू a cos, यही हम लोग का a परपेंडिकुलर है। तो एक्चुअली क्या लिखा है ये, बेसिकली J डॉट a, समझ गए? तो ये जो लिखा था ये क्या है, इट इज J डॉट a। मैंने कहा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फ्लक्स पड़ा था, E डॉट S पढ़े थे यूनिफॉर्म के लिए, E डॉट S लिखा था E S cos थीटा और S cos थीटा क्या था, सॉरी E परपेंडिकुलर इनटू S। तो उसमें हम लोग E परपेंडिकुलर सरफेस के परपेंडिकुलर लेके कैलकुलेट किए, बस उसी को ये चीज लिखा हुआ। चलो थोड़ा क्लैरिफिकेशन के लिए नोट कर लोगे जल्दी से। तो और वहां से उतना ज्यादा लेना देना नहीं है तुम्हारा, ज्यादा लेना देना इस फार्मूले से होगा। और नहीं तो ये नॉन यूनिफॉर्म भी अगर देगा तो बहुत सिंपल सा केस, समझ गए? हो गया सब होगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। हाँ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के लिए डायग्राम है। ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसी का एक एग्जांपल है। क्वेश्चन नोट करेंगे। अरे डायग्राम हो गया सब होगा, ये क्वेश्चन लिखो। क्या हुआ? 1 सेकंड बना रहा है। गया अब इसमें कौन सा कलाकारी बोलता है, इसमें टाइम लगेगा तो फिर बाकी चीजों में क्या होगा। चल ठीक है, जो लिख रहा था बना लीजिए जी।
current is flowing through a cylindrical conductor. A current is flowing through a cylindrical conductor. A current is flowing through a cylindrical conductor as shown in figure. As shown in figure. The current density at a radial distance r from the axis, small r है. The current density at a radial distance r, small r, from the axis is given by J equal to alpha into r. J equal to alpha into r. अच्छा इसका है करंट डेंसिटी है, यूनिट क्या बनेगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. Find total current through the cylinder या conductor. Find total current through the conductor. Find total current through the conductor. सर टाइम खत्म हो गया. इधर ध्यान दें सब लोग. इसमें अब करंट डेंसिटी और इस सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होगा और करंट डेंसिटी का डायरेक्शन भी इधर ही होगा कहीं. तो अगर हम लोग करंट डेंसिटी राइट साइड में ले रहे हैं तो क्या इसका एरिया वेक्टर हम राइट साइड नहीं ले सकते? ताकि दोनों में एंगल क्या बन जाए, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे तो क्या होगा, ये 180 डिग्री जो निगेटिव बताएगा. समझ आया कि नहीं? तो ये जनरली हम लोग का वही कॉन्सेप्ट है जो फ्लक्स में था. नहीं डिफाइन है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपने तरीके से ये ऐसे डायरेक्शन लेंगे कि हमेशा वैल्यू क्या मिले, पॉजिटिव. तो यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि ये हम लोगों का क्रॉस सेक्शन है ऐसा कुछ. सेंटर से इस पॉइंट पर आर डिस्टेंस, यहाँ पर करंट डेंसिटी का वैल्यू सेम है. तो क्या ये हर एक रेडियल डिस्टेंस आर के लिए करंट डेंसिटी सेम होगा? होगा कि नहीं? तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पर एक एलिमेंट बनाएंगे कैसा, रिंग. तो इस रिंग एलिमेंट पर हर एक पॉइंट पर करंट डेंसिटी का वैल्यू सेम होगा. ये समझ आया कि नहीं सबको? थिकनेस कितना, dr. तो इस रिंग एलिमेंट के हर एक पॉइंट पर करंट डेंसिटी कितना लिख सकते हैं? तो अब माने कि ये इस एरिया के थ्रू करंट का वैल्यू कितना हुआ, J इंटू डी है, देखेंगे J इंटू डी है इसका एरिया. J डॉट डी ए करेंगे तो सेम ही वैल्यू है. तो करंट इसमें स्मॉल करंट J डॉट विच इज J इंटू डी ए कॉस 0 और डी ए का वैल्यू कितना, 2 पाई r इंटू दिस इज डी आई. और यही छोटा छोटा करंट सब ऐड होके क्या मिल जाएगा, टोटल करंट. दैट्स व्हाई I इक्वल टू जीरो टू कैपिटल R. देखो अब ये सब कॉन्सेप्ट जो है वही हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में थोड़ा बहुत देखे हुए हैं ना, वो सारा कॉन्सेप्ट ही फिर से रिपीट हो जाते हैं. तो कहने का मतलब यही है कि जो पढ़ाया जा चुका है तुम उसको इतनी बार रिपीट कर लो कि आगे वो दिक्कत कभी ना करे, क्योंकि हर एक चीज का उसी का यूज फिर से आएगा आगे. हो गया सब लोग का? अगले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें, तो ध्यान सुन लें. अगले क्लास में एक रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन, सीरीज और
और आई थिंक ये पहले से भी 16 बहुत पढ़ा है तो ओम्स लॉ वगैरह भी 16 एक बार फिर से रिपीट करके आए चलिए अरे रिवाइज डीसी में अभी डीसी में डिटेल्स नहीं बताएंगे और तुम्हारे डीसी के होमवर्क पे यही है कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ईएमएफ ऑफसेट पढ़ा होगा। हाँ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो क्या होता है, प्लस कॉम्बिनेशन और ओम्स लॉ, ये 3-4 चीजें बस रिवाइज करके आ जाओ। चलो बेटा यहाँ पे